सबसे पहली खबर देहरादून से। गाड़ी से गन लहराते हुए दबंगई दिखाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मोहम्मद असलम, बिलाल हुसैन और दानिश को गिरफ्तार किया गया है। तीनों को आईएसबीटी के पास से दबोचा गया है। पुलिस की जांच में ये भी सच्चाई सामने आई कि गन असली नहीं थी, बल्कि टॉय गन थी। तीनों आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। साथ ही जिस गाड़ी में ये तीनों घूम रहे थे वो सिंचाई विभाग की टैक्सी नंबर की गाड़ी है। पुलिस ने सिंचाई विभाग को रिपोर्ट भेज दी है। आपको बता दें कि देहरादून के बीजी माजरा सब्जी मंडी के पास जीप में आगे की सीट पर बैठा व्यक्ति हाथ में रिवॉल्वर पकड़े लहरा रहा था, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। नैनीताल में प्रेटको और बोट चालकों के बीच जमकर घमासान हो गया। खूब लात घूसे चले और इस दौरान यहां पर अफरा तफरी भी मच गई। दरअसल नैना देवी मंदिर के पीछे प्रेटको ने बोट ली, जिसके बाद वो नाव में ही स्टंट करने लगे। इस दौरान बोट चालकों ने इनको रोका तो इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। यहीं पर कन्या पूजन भी हो रहा था, इस वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि मामला कोतवाली तक पहुंचा, लेकिन यहां पर पुलिस कोतवाली में दोनों पक्षों का समझौता हो गया। हरिद्वार में अवैध मजार पर फिर से बुलडोजर चला है। यहां पर ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सराय के पास बनी अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को प्रशासन की ओर से हटाने का नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके जब मजार को नहीं हटाया गया तो रविवार की सुबह दलबल के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने मजार को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्ति पर बनी कई धार्मिक संरचनाओं को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। में जो उत्तराखंड सिंचाई विभाग की जो जगह थी, वहाँ पे एक अवैध अतिक्रमण था, तो उसके संबंध में ही पूरी विधिवत कार्रवाई करी गई, जिसमें पूर्व में नोटिस वगैरह दिए गए थे, आदेश जारी हुए थे। उसके बाद आज ये कार्रवाई करी गई, उसको हटाया गया। ये धार्मिक संरचना थी, वहाँ पे मजार के रूप में थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हटाया गया। नोटिस भी दिए हुए थे, नोटिस वगैरह पूरी सिंचाई विभाग की तरह टाइम भी दिए गए थे। उसके बाद पर्याप्त समय भी दिया गया था, बहुत टाइम। देखिए, इस संबंध में तो जैसे जैसे संज्ञान में जो आता जाता है, उसके बारे में जो संबंधित विभाग होता है उनके द्वारा नोटिस दिया जाता है, कार्रवाई की। देहरादून में नवरात्र के दौरान कुट्टू का आटा खाने से 400 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे। विभाग हरकत में आया तो सैंपल लेकर जांच की गई, लेकिन अब जांच रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुट्टू का आटा जिसे लेकर अफरा तफरी मची थी, वही कुट्टू का आटा लैब टेस्ट में पास हो गया है। जी हां, कुल 24 सैंपल जांचे गए और इनमें से सिर्फ 2 सैंपल फेल हुए। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें कुछ कीड़े मिले थे। ना कोई फंगस, ना कोई केमिकल, ना कोई मिलावट। तो अब बड़ा सवाल ये है, जब कुट्टू का आटा सही था तो फिर करीब 400 लोग बीमार क्यों पड़े? दिलचस्प बात यह है कि एक दुकान के परिवार के लोग भी बीमार पड़े, लेकिन जब इस दुकान के आटे का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया तो वो भी पास हो गया। ऐसे में अब प्रशासन के सामने ये सवाल और पेचीदा हो गया है कि आखिर बीमारी की असली वजह क्या थी। देखिए, नेहरू कॉलोनी थाने के अंतर्गत हमने 3 नमूने लिए थे। जो दुकानदार था खुद भी बीमार हुआ था, उसके परिवार के लोग बीमार थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है एज पर रूल आई है। यानी वो आटा ठीक था? जी, जो रिपोर्ट है वो तो यही बता रही है। तो सर, क्या कारण लगता है कि किस तरह क्यों ये बीमार हुए हैं? फिर अब वो जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं वो मेडिकल रिपोर्ट देख के ही उनका बताया जा सकता है, या जो उन्हीं के स्तर से ये बताया जा सकता है कि उनकी बीमार होने के क्या कारण थे। राजधानी देहरादून में कुट्टू का आटा अब एक पहेली बनता जा रहा है, जिसका बड़ा कारण ये है कि जिस कुट्टू के आटे को खाने से देहरादून में 400 से ज़्यादा लोग बीमार पड़े थे, उसका जब सैंपल लैब टेस्ट के लिए भेजा गया और जब वहाँ की रिपोर्ट आई तो वो कुट्टू का आटा सही पाया गया। यानी कि अब एक चुनौती एक सामने ये भी है कि अगर कुट्टू का आटा सही था तो ये लोग आखिर में बीमार क्यों हुए, और अगर कुट्टू का आटा खराब था जिससे कि 400 से ज़्यादा लोग बीमार हुए, तो ये जो लैब की रिपोर्ट आई है, क्या ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है? सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।
वहीं मिलावटी खाद्य पदार्थों पर काम करने वाली एक एनजीओ ने कुट्टू के आटे के टेस्ट में पास होने पर हैरानी जताई और कहा कि या तो उन्होंने वो टेस्ट नहीं किए जो करने जरूरी थे, क्योंकि यदि कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार पड़े हैं तो वो खराब जरूर होगा। अभी कुछ सूत्रों से पता चला है कि जो लैब रिपोर्ट्स हैं वो जो है सही है कुट्टू के आटे की, लेकिन हाउ इट इज़ पॉसिबल, या तो लैब ने वो सारे के सारे टेस्ट नहीं किए जो कि नुकसानदायक थे, या उन्होंने सुपरफिशियली जो है टेस्ट कर लिए, क्योंकि जिन लोगों ने खाया है वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में गए हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही ठगी के मामले सामने आने लगे हैं। यात्रा रूट में होटलों की बुकिंग और हेलीकॉप्टर टिकट के लिए साइबर ठगों ने फर्जी वेबसाइटें तैयार कर ली हैं, जो कि हूबहू असली साइट जैसी दिखाई देती हैं। इन वेबसाइट्स के जरिए हेलीकॉप्टर टिकट और होटल की बुकिंग कराई जा रही है। साइबर ठग एडवांस बुकिंग के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। प्रदेश की साइबर पुलिस के पास अब तक कई शिकायतें पहुंच चुकी हैं। कुछ फर्जी वेबसाइट्स को बंद भी कराया गया है और इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। मैं चारधाम संबंधित बात करूंगा तो 1-2 शिकायतें आई जिसमें हमें फेक एडवर्टीजमेंट या फेक कोई वो मिल गया, पोस्ट मिल गया जो कि लोगों को बुकिंग कराने का उसमें वो दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है। तो उन पेजेस को हमने डाउन कराया और उन बैंक अकाउंट्स पे भी कार्रवाई करी। और बाकी अगर ऐसे कोई भी शिकायतें आएगी तो उसके लिए हमने STF और साइबर थाना जो ये है हम जिसको मैं देखता हूँ, उसमें हमने एक डेडिकेटेड टीम बना रखी है जो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रही है और कोशिश करेगी कि कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट या कोई भी हमें दिखता है, पेज दिखता है, तो उसको हम जितनी जल्दी हो सके डाउन करने का प्रयास करेंगे। वहीं ठगों ने उत्तराखंड सचिवालय में सचिव पद पर कार्यरत विनोद कुमार सुमन नाम के एक फर्जी फेसबुक आईडी विनोद के सुमन नाम से एक फर्जी आईडी बना ली और इस फर्जी प्रोफाइल पर उनकी फोटो लगाकर उन्हें सचिव के रूप में दर्शाया गया है। सचिव सुमन ने बताया कि इस फर्जी आईडी के जरिए लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं और नौकरी या फिर अन्य काम कराने के नाम पर धोखाधड़ी का प्रयास किया जा रहा है। सचिव ने जनता से अपील की है कि इस फर्जी आईडी से सतर्क रहें, साथ ही किसी भी प्रकार के लालच या फिर दबाव में आकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने की सलाह दी है। जोशीमठ के सुभाई मोटर मार्ग पर एक कार के अंदर शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह जब लोग बाहर आए तो सड़क पर एक कार जली हुई देखी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस को मौके पर एक मंगलसूत्र और महिला के गहने मिले हैं, जिससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जला हुआ शव महिला का हो सकता है। पुलिस महिला के हत्या के एंगल से भी इस घटना को जोड़ रही है। मैंने देखा कि एक गाड़ी जली हुई है। जैसे मैं गाड़ी से उतरा तो उसके अंदर एक डेड बॉडी भी जली हुई थी और 7 बजे के आसपास से मैंने सीधे 100 नंबर पर कॉल किया। उसके बाद मैंने और SDM साहब जोशीमठ SDM जिलाधिकारी को मैंने फ़ोन किया और फिर उसके बाद थाना अध्यक्ष जोशीमठ को भी फ़ोन किया और सभी को सूचित किया कि एक गाड़ी जली हुई है, उसके अंदर एक डेड बॉडी जली हुई है और यह एक तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल पर इस तरह की घटना का होना बहुत निंदनीय है। आज सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास थाना जोशीमठ को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद जब थाने की फोर्स मौके पर रवाना हुई तो ग्राम चांचड़ी में एक गाड़ी मारुति गिट्स वो जली हुई अवस्था में मिली। गाड़ी के अंतर्गत एक महिला का शव भी बरामद हुआ है। फोरेंसिक यूनिट मौके के लिए रवाना कर दी गई है। महिला के शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। हम लोग हर तरीके से इस घटना की जांच कर रहे हैं, हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं। इसके लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और गाड़ी एवं मृत महिला की। बीजेपी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी दफ्तर पर ध्वजारोहण किया, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्र प्रथम की भावना से देश को एक नई दिशा दी है। 45 वर्ष पूर्व 6 अप्रैल 1980 को भारतीय राजनीति में एक ऐसा दीप प्रज्वलित हुआ जिसने राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश को एक नई दिशा और वैचारिक मार्गदर्शन देने का काम किया। आज उसी दीप का उजाला पूरे विश्व में फैल चुका है और दिन प्रतिदिन फैलता ही जा रहा है।
अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विधानसभा सीट के कांग्रेसी विधायक मदन बिष्ट इस समय चर्चा में हैं। दरअसल 2 दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी के अल्मोड़ा जिले के प्रवास के दौरान एक कार्यक्रम में विधायक मदन बिष्ट ने मुख्यमंत्री के नाम के जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेसी विधायक के नारों से जहां बीजेपी के नेता खुश हैं, वहीं विपक्षी कांग्रेस काफी हैरान है। कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे बचाव करे। हालांकि सोशल मीडिया में लोग विधायक की नारेबाजी के कई एंगल ढूंढ रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे लिए आप ये नहीं सोचेंगे कि मदन बिष्ट ने इसमें से 2-3 काम भी आप कर देंगे तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। इसी के साथ एक बार आप लोग पुष्कर सिंह धामी जी का नारा जरूर लगाना, क्योंकि ये काम दे रहा हूं इनको, मुझे उम्मीद है ये कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुझे पता है। और इधर विधायक मदन बिष्ट ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने 5 मांग सीएम धामी के सामने रखी है। सीएम ने एक्शन का भरोसा दिलाया है। कांग्रेस विधायक का ये कहना है कि अगर उनकी घोषणाएं मान ली गई तो वो चौगुनी ताकत से सीएम का स्वागत करेंगे और जयकारे भी लगाएंगे। खुले दिल से कहना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री जी का जितने का लोग थे उससे चौगुने लोग लाकर उनका स्वागत करूंगा। ये मैंने कहा और मैं उनके नारे भी लगाऊंगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र की समस्याएं हैं। जो क्षेत्र का भला करेगा उसके नारे वो कोई भी पार्टी की हो, मुख्यमंत्री सबका होता है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधायक बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के, विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य का समान रूप से विकास करना हमारा संकल्प है। देखिए, हमारा संकल्प है समेकित रूप से विकास करना, और विकास के मामले में हमने उत्तराखंड के एक छोर से लेकर दूसरे छोर, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, और नीति से लेकर माड़ा तक, गुंजी तक, नीलांग जदौंग से लेकर हमारा चक्राता के अंतिम गांव जो हमारे बॉर्डर पर हैं, उन सभी गांवों के विकास का संकल्प लिया है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं। हमारा प्रयास है पूरे राज्य में समेकित रूप से विकास। उत्तराखंड में अफसर कभी रिटायर नहीं होते, इसलिए कुछ लोग उत्तराखंड को ब्यूरोक्रेट्स का पुनर्वास केंद्र भी कहने लगे हैं। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड सचिवालय में जो भी ब्यूरोक्रेट्स पहुंचा, उसका सरकारी नौकरी का मोह कभी खत्म नहीं हो पाया। उत्तराखंड सचिवालय का अब तक का इतिहास देखें तो यहाँ से जो भी आईएएस बतौर चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुआ, उसके रिटायरमेंट से पहले ही उसकी दूसरी सरकारी नौकरी का जुगाड़ हो गया। उदाहरण के लिए 31 मार्च को आईएएस राधा रतूड़ी 2 बार मिले एक्सटेंशन के बाद चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर हुई। रिटायरमेंट का हफ्ता भी नहीं बीता था कि उनको सरकार में मुख्य सूचना आयुक्त की नौकरी मिल गई। 2009 में चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए इंदु कुमार पांडे 1.5 दशक बाद भी सरकार में नौकरी कर रही हैं। 2017 में रिटायर हुए एस रामास्वामी भी सेवा का अधिकारी आयोग में मुख्य आयुक्त के पद पर तैनात हैं। 2016 में रिटायर हुए शत्रुघ्न सिंह सेतु आयोग में सलाहकार के पद पर तैनात हैं। 2015 में चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए एन रविशंकर छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का काम देख रहे हैं। इनके अलावा पूर्व में चीफ सेक्रेटरी रहे नर्प सिंह, एस के दास, सुभाष कुमार, राकेश शर्मा भी रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी पद पर रहे हैं। नौकरशाही की जो बिरादरी है उनको पुनर्वास करने वाली बात है, और खेत का भी सही है। कई बार ऐसे भी मेरे पास ऐसी जानकारी है कि केस हैं कि रिटायर बाद में 2-3 महीने बाद हो रहे हैं, उससे पहले उनको नियुक्ति सेवा के अधिकार में एक बार हुआ। ये बंदर बांट जो नौकरशाही की बिरादरियां ज्यादातर चलती आईएएस की है, तो अपने लिए वो अच्छे पद रखते हैं। इनके अलावा भी बहुत से आईएएस आईपीएस रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी सरकारी पद पर एडजस्ट हैं। उधम सिंह नगर में डीएम रिटायर हुए आईएएस उदय राज राजस्व परिषद में सलाहकार पद पर तैनात हैं। रिटायर्ड आईएएस सुशील कुमार और आईपीएस दिलीप कुमार राज्य सूचना आयोग में बतौर सदस्य नौकरी पा गए हैं। रिटायर आईपीएस राम सिंह मीणा राज्य मानवाधिकार आयोग में बतौर सदस्य सेवा दे रहे हैं। रिटायर आईपीएस जीएस मारतोलिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर तैनात हैं। रिटायर्ड आईपीएस पुष्पक ज्योति पुलिस शिकायत प्राधिकरण में कार्यरत हैं।
उत्तराखंड में प्रशासनिक अधिकारियों को चाहे पुनर्वास की बात हो या रसूखदार लोगों को कोई ऐसी पोजीशन में सेट करने की बात हो, पूरे सिस्टम और सरकार का ध्यान इसी दिशा में प्रतीत होता है। उत्तराखंड में लोगों में इस बात को लेकर के भी एक बड़ा व्यापक रोष है कि सरकार का और सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा ध्यान इस पुनर्वास की दिशा में ही लगा रहता है। ये नाम तो महज उदाहरण भर है। हकीकत तो ये है कि दर्जनों ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होने से पहले ही जोड़ तोड़ बढ़ाकर सरकार में अपना पुनर्वास फिक्स कर लेते हैं और ये परंपरा राज बनने के बाद से ही बदस्तूर चली आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के 2 सरकारी अस्पतालों में 2 साल के जन्म और मृत्यु के हजारों रिकॉर्ड गायब हो गए। इसके चलते लोग काफी परेशान हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून के प्रेमनगर और ऋषिकेश के सरकारी उप अस्पताल में 2 साल के रिकॉर्ड गायब हैं। साल 2015 और साल 2016 में कितने नवजातों का जन्म हुआ और कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसके रिकॉर्ड की जानकारी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को परेशानी हो रही है, खास करके उन लोगों को जिन्हें अपने नाम में संशोधन करवाना है। अस्पताल प्रबंधन ने इसे लेकर सीएमओ को लेटर भेजा है। न्यूज़ 18 ने मामले में जब सीएमओ से बात की तो उनका कहना है कि पहले जन्म मृत्यु सब रजिस्ट्रार की आईडी से बनाए जाते थे, लेकिन इस समय रजिस्ट्रार की आईडी से बनाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों आईडी के मर्ज ना होने से ये दिक्कत आ रही है, जिसके लिए लेटर लिखा गया है। हमारे यहाँ क्षेत्र के जो प्रेमनगर हमारा उप चिकित्सालय है, जो बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन और दोनों हॉस्पिटल के बाद अस्पताल में गिनती होती है, उसमें प्रेमनगर हुआ, उसके आसपास के सैकड़ों लोग जो अपने डिलीवरी कराने महिलाएं आती हैं, उन जो 2015 और 16 में जिनकी डिलीवरी वहाँ पर हुई है और जिनको प्रमाण पत्र जारी किए गए, आज वो अगर डुप्लीकेट या नाम संशोधन कराने या किसी अन्य चीज़ के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, तो अस्पताल प्रशासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमारे पास आपका डाटा नहीं है। जो वहाँ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाते थे वो सब रजिस्ट्रार की आईडी से बनाए जाते थे और अभी रजिस्ट्रार की आईडी से बनाए जा रहे हैं। तो दोनों आईडी मर्ज ना होने की वजह से जब हम रजिस्ट्रार की आईडी पे उसको देखते हैं तो वो नहीं दिखाई पड़ता है डाटा। तो उसी के लिए रिक्वेस्ट की गई है, जो रजिस्ट्रार हैं जन्म मृत्यु उसके, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप जो है जो सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की आईडी को उसको मर्ज करने का करें, जिससे वो डाटा उस पर दिखाई पड़े। अब टेक्निकल खामी है या फिर कोई और वजह, ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन इसकी वजह से हजारों लोग परेशान हैं और इससे कब तक राहत मिलेगी, इसकी कोई डेडलाइन भी तय नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। पिथौरागढ़ के जीजी हाट में खाई में गिरे बाइक सवार का शव बरामद हो गया है। बाइक सवार शनिवार को खाई में गिरा था। नैनीताल में राजभवन रोड के जंगल में आग लग गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। रामनगर के पीरू मदारा में भूमाफिया ने रिटायर्ड कर्नल की करोड़ों की जमीन हड़प ली। जांच के बाद एसडीएम ने एफआईआर के आदेश दिए। पिथौरागढ़ के जाजर देवल क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने का स्थानीय लोग कर रहे विरोध। लाइसेंस रद्द नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। चक्राता में मैसासा वाटरफॉल के सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया गया है। न्यूज़ 18 ने दिखाई थी मैसासा वाटरफॉल की बदहाली की खबर। विकासनगर में बीते दिनों हुई गोकशी को लेकर बीजेपी से जुड़े मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने पुतला दहन किया। अल्मोड़ा में मनाया गया बीजेपी का स्थापना दिवस। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। अल्मोड़ा के मल्ला महल में रामशिला मंदिर में रामनवमी की श्रद्धालुओं की भीड़ रामनवमी पर दिखाई दी। विशेष पूजा अर्चना। उत्तरकाशी में एरावत पर्वत पर स्थित मां कुटेटी देवी मंदिर में नवरात्र के अंतिम दिन श्रद्धालुओं का तांता। नैनीताल में रामनवमी पर मंदिरों में भीड़। राम भक्तों ने रैली निकालकर भगवान राम के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। आज रामनवमी के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ पूजा पाठ किया। 9 दुर्गा के प्रतीक 9 कन्याओं का भी पूजन किया। इस दौरान सीएम धामी ने बच्चियों के पैर पखारे, उनको तिलक लगाया। सीएम धामी की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और प्रदेश की बदहाली
दूर करने की कामना की और प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना करते नजर आए। हरिद्वार में खड़खड़ी शमशान घाट पर इन दिनों गंगा की धारा सूखी हुई है। गंगा में जल न होने के चलते दूर दूर से अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे लोगों को निराश होना पड़ रहा है। साथ ही पूरी तरह मृतक के कर्मकांड भी नहीं हो पा रहे हैं। यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा भागीरथ बिंदु पर मरम्मत कार्य किए जाने के बाद करीब 1.5 महीने से ये धारा जलविहीन है, जिसकी वजह से कई लोग खड़खड़ी में अंतिम संस्कार ना करके दूसरे शमशान घाटों का रुख करने को मजबूर है। क्या है यहाँ पे जो है हम लोग अभी उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन गंगा जो है आज भी उत्तर प्रदेश के अधीन है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपने हिसाब से जो है गंगा जल को बंद करती है और छोड़ती है। और यहाँ पे आप देखें तो सीधे सीधे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। यहाँ पे जो है शमशान घाट में जो शव आते हैं सबको स्नान करने में सबसे बड़ी समस्या हो रही है। नहीं, ये प्रकरण संज्ञान में नहीं है, लेकिन चूंकि आपने बताया है तो निश्चित तौर पर हम इसको सिंचाई विभाग के साथ बात करके इसका निस्तारण कराएंगे। हरिद्वार में रामनवमी के एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर स्वामी रामदेव ने कहा कि देश में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। अगर वक्फ में संशोधन नहीं किया जाता तो हिंदू, सिख, जैन भी अपने लिए अलग बोर्ड बनाने की मांग करते। जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं अपना वोट बैंक समेटने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। भाई यदि वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन ना करता तो थोड़ी दिन यहाँ बाद कहते यहाँ तो हिंदू बोर्ड भी बनना चाहिए, यहाँ तो सिख बोर्ड भी बनना चाहिए, यहाँ तो जैन बोर्ड भी बनना चाहिए। फिर थोड़े दिन में हम कहते यहाँ तो साधुओं का भी एक बोर्ड बनना चाहिए। ये कोई बात हुई? सारे देश का एक विधान, एक झंडा, एक कानून और हम एक ईश्वर के उपासक हैं। जो खिलाफत हो रही है वो अपने अपने वोट बैंक को बटोरने की, समेटने की ये सारी कवायद चल रही है। ये सब जो है पूरे बयानबाजी है, होना जाना कुछ नहीं है।